तो फिल्म की शुरुआत में मॉस्को के एक होटल को दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का ओलेग अपने नए दोस्त से बात कर रहा था। वो अपनी तारीफ करते हुए उससे कह रहा था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। ये सुनकर उसकी दोस्त उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो कुछ समय और बिताते हैं और जल्दी शादी करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ एक जगह एरोप्लेन उड़ रहा होता है, तभी अचानक से उसका इंजन काम करना बंद कर देता है। सभी लाइटें बंद हो जाती हैं, जिसके बाद जहाज सीधे जमीन पर गिर जाता है। यहाँ पता चलता है कि ये विमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सिचुएशन अचानक से खराब हो गई है। सभी इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे सभी लाइटें भी बंद हो जाती हैं और पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। लेकिन पूरी दुनिया में अभी भी कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर लाइट मौजूद थी, जिनमें से एक मॉस्को शहर था। मॉस्को में टीवी पर न्यूज में बताया जाता है कि हमारा संपर्क पूरी दुनिया से कट गया है। किसी को नहीं पता था कि शहर के बाहर हालात कैसे हैं और ना बाहरी लोगों को पता चलता है कि उनके शहर में लाइट थी। ओलेग भी ये खबर देख रहा था। उसे लगता है कि शायद ये आतंकवादी हमला हो सकता है। वैसे भी अब जहाँ रोशनी नहीं थी उन सभी जगहों को ब्लैकआउट एरिया कहा जाता है और जिन जगहों पर लाइट होती है उन्हें लाइट एरिया कहा जाता है। ब्लैकआउट एरिया की स्थिति की जांच करने के लिए मॉस्को की सरकार वहाँ ढेर सारे ड्रोन कैमरे भेजती है, लेकिन रास्ते में सभी ड्रोन अजीब तरीके से गायब हो जाते हैं। जब सैनिक वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ की स्थिति देखकर वो दंग रह जाते हैं। दरअसल जब ब्लैकआउट हुआ था तो संसार के सभी जीवित प्राणी जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ, मछलियाँ, यहाँ तक कि इंसान भी बहुत ही अजीब तरीके से मारे गए थे। हर तरफ लाशें बिखरी होती हैं। ऐसा लग रहा था मानो कि ये पूरी जगह एक पल में कब्रिस्तान बन गई है। सैनिक अभी भी जांच कर रहे थे और तभी एक स्ट्रेंजर आदमी एक सैनिक पर हमला करता है और उसे बुरी तरह से घायल करने के बाद वो अपना हथियार उठा लेता है और बड़ी तेजी से वहाँ से भाग जाता है। सभी ने उस पर गोली चलाई थी, लेकिन उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ था। उसे एक भी गोली नहीं लगी थी, वो बस भाग रहा था। ये देखकर सभी सैनिक बहुत सरप्राइज होते हैं। वो अनुमान लगाते हैं कि ये आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है और अगर ये साधारण आदमी नहीं है तो ये बड़े खतरे की बात है। अब 1 महीना बीत जाता है, स्थिति के बारे में किसी को नहीं पता ऐसा कैसे हुआ। अब हम एक लड़के को देखते हैं जो ओलेग का दोस्त है। वो भी एक सैनिक था। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था और उसकी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे ही सेना में वापस आने का लेटर मिलता है वो मिशन के लिए निकल जाता है। तब कैप्टन सभी सैनिकों को इकट्ठा करती है और उनसे कहती है कि ये लाशें हमें ब्लैकआउट एरिया से मिली हैं। हमने उन सभी को परीक्षण के लिए लैब में भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी की मौत जहर के कारण हुई है। उन्हें जहर नहीं दिया गया बल्कि उनके शरीर ने खुद ही इसे बनाया है। उन्होंने ये काम अपने आप नहीं किया, लेकिन किसी अजीब चीज ने उनके शरीर को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। और अब जैसे ही रात होती है, सैनिकों की टीम ब्लैकआउट एरिया के लिए रवाना होने लगती है। उनमें ओलेग भी था, जिसने देखा कि उसकी नई दोस्त जिससे उसकी शादी होने वाली थी वो भी जा रही थी, क्योंकि वो डॉक्टर थी। जब वो वहाँ पहुंचे तो आपस में बातें कर रहे थे, तभी इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है और सभी सैनिक अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से जल्दी से बाढ़ पर अपनी बंदूकें तानकर खड़े हो जाते हैं। कैप्टन उन्हें बताती है कि बड़े से जानवर तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। सभी एक तरह के जानवर हैं जिनका साइज काफी बड़ा है और फिर अगले ही पल वो जानवर सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। सैनिक भी अपने बचाव में गोलियां चलाने लगते हैं। अगली सुबह बेहद बुरे हालात दिखाए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। उन्होंने देखा कि हमलावर जानवर जंगली भालू थे, परंतु उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि भालुओं ने झुंड बनाकर उन पर हमला क्यों किया, क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं करते थे। हमले में ओलेग भी घायल हो जाता है। उसकी दोस्त एक डॉक्टर थी जो उसका इलाज कर रही थी। दूसरी तरफ शहर के एक अस्पताल में एक लड़का भर्ती था। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। दरअसल ब्लैकआउट के बाद से उनके साथ अजीब चीजें हो रही थी। उसे उन्हीं अनजान लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। एक आदमी जिसके बाल नहीं थे उसे हमेशा परेशान करता था। ब्लैकआउट होते ही इस लड़के के पास आ गई थी सुपर पावर्स। उसके पास अलग अलग शक्तियां थी और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं उसे अपने सामने एक लड़का मिलता है। लड़का उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें एक जरूरी जानकारी देने आया हूँ। दरअसल पूरी दुनिया में जो हालात बन गए हैं ये 3 अलग वेव के अटैक के कारण हुआ है। पहली वेव में बिजली से चलने वाली सभी चीजें खराब हो जाती हैं, दूसरी वेव में सारी खतरनाक चीजें नष्ट हो जाती हैं और तीसरी वेव में सबसे ज्यादा तबाही होगी, क्योंकि ये एक खतरनाक वेव है। यहाँ के लोगों को पपेट्स की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। उनको अपने वश में करके वो उन्हें अपने लोगों पर आक्रमण करने के लिए मजबूर करेंगे, जिसका मतलब ये था कि ब्लैकआउट एरिया में अभी भी लोग जीवित थे। अब उस बीमार लड़के को उसकी बात समझ नहीं आती है और जब वो और परेशान हो जाता है तब वो गार्ड को बुलाता है ताकि वो लड़के को वहाँ से ले जाए। लेकिन जब गार्ड अंदर आता है तब उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता, क्योंकि वो मन ही मन उससे बातें कर रहा था। फिजिकली तो वो कमरे में मौजूद ही नहीं था। इन सभी सिचुएशन के कारण लोग सड़कों पर आ गए थे। वो हर जगह तोड़फोड़ कर रहे थे और विनाश कर रहे थे। उन्होंने सैनिकों पर भी हमला करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सब सरकार की चाल है। सेना के कैंप में सैनिकों के अलग अलग ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप ओलेग का था और दूसरा उसके दोस्त का। ब्लैकआउट एरिया में हालात बेहद खराब होते हैं। सब कुछ नष्ट हो गया था। पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, क्योंकि एरोप्लेन ब्लास्ट होकर पुल पर गिर गया था। कई इमारतें भी नष्ट हो गई थी। पहले भेजे गए हेलीकॉप्टर, टैंक और गाड़ियां खिलौनों की तरह बिखरी हुई थी। ओलेग का दोस्त अपने दोस्तों के साथ एक टाउन में पहुंचता है। उनके साथ एक रिपोर्टर भी आई थी। टीम के सभी जवान अपने एरिया का निरीक्षण कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, परंतु ना तो उन्हें कोई इंसान दिखाई देता है, ना ही उनकी लाशें। जब पावर्स वाला लड़का एक जगह पर बैठा हुआ था तब एक आदमी उनसे मिलने आता है, जिसका नाम आईडी था। उसने पहले अपना चेहरा छुपाया था, लेकिन जैसे ही उसने अपना कपड़ा हटाया उसका चेहरा बहुत ही अजीब था। बाकी शरीर तो इंसान जैसा था। वो कहता है मैं इंसान नहीं, लेकिन इंसान जैसा दिखने वाला एक एलियन हूँ। कोई तुम्हारी पावर्स को यूज कर रहा है और पूरी दुनिया में ये सब कर रहा है और मैं उसी आदमी की तलाश में हूँ। और वो आदमी कोई और नहीं, मेरा भाई है और वो मेरे जैसा ही एक एलियन है। और जब ब्लैकआउट हुआ तुम ब्लैकआउट एरिया और लाइट एरिया के बीच में फंस गए थे। यही कारण है कि आज ये शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। इससे पहले कि लड़का कुछ समझ पाता, कैप्टन और उसके सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं और आईडी पर बंदूक तान देते हैं। लेकिन चतुर आईडी ने कैप्टन के सिपाहियों के दिमाग पर कब्जा
कब्जा कर लिया था, जिससे सिपाही कैप्टन को आईडी के रूप में देखने लगे थे और आईडी कैप्टन की तरह दिखने लगा था, यानी कि वो अपना रूप बदलकर अलग दिखने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि सभी सैनिकों ने असली कैप्टन पर बंदूक तान दी थी। आईडी कैप्टन से कहता है कि अगर आपके लोगों को कोई बचा सकता है तो सिर्फ मैं ही हूँ, तो चुपचाप मेरी बात सुनो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सुनकर कैप्टन भी उसे पूछताछ कक्ष में ले जाती है। आईडी उसे बताता है कि आप लोग अपने ग्रह पर रहते हैं और हम भी अपने ग्रह पर रहते हैं और हम में एक खूबी है कि कई सालों के बाद भी हम बूढ़े नहीं होते और जब तक कोई हमें मार न डाले तब तक हम मरते नहीं है। जल्दी हमारे ग्रह का सूर्य नष्ट होने वाला है, इसीलिए अब हम एक नए ग्रह की तलाश कर रहे हैं और क्योंकि आपका ग्रह चुना गया था इसीलिए मुझे और मेरे भाई को यहाँ पर भेजा गया ताकि हम अपने अन्य लोगों को यहाँ पर लाने के लिए अच्छी तरह से जमीन तैयार कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन पर जितनी भी पुरानी चीजें हैं जैसे कि पिरामिड 2 लाख साल पहले हम एलियंस ने बनाए थे और हाँ मैं अच्छा हूँ, मेरा भाई बुरा है, वो तुम सबको मार डालना चाहता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो ऐसा करे। मैं उसे अगले 48 घंटों में रोकना चाहता हूँ। हमारा बहुत बड़ा स्पेसशिप पृथ्वी पर आने वाला है और उससे पहले मेरा भाई ब्लैकआउट एरिया के लोगों को पपेट्स की तरह इस्तेमाल करेगा तुम सबको मारने के लिए। मतलब कि वो लड़का तीसरी वेव के बारे में जो कह रहा था वो सही बोल रहा था और वो लहर आईडी के भाई ने बनाई थी। कैप्टन ये सब बातें सुनती रहती है लेकिन वो इस पर विश्वास नहीं करती। दूसरी ओर ओलेग के दोस्त की टीम को उसके इलाके में एक घायल बच्चा दिखाई देता है जो बेहद अजीब गुस्सैल व्यवहार कर रहा था। ये लोग उसकी मदद करते हैं जानकारी लेने के लिए। वो उससे सवाल जवाब करते हैं लेकिन तभी वो बच्चा एक सिपाही की गर्दन पर चाकू मार देता है और उसे बहुत बुरी तरह से मार डालता है और जब वो गुस्सा हो जाता है तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिसे देखकर ओलेग के दोस्त को बच्चे को गोली मारनी पड़ती है। ये देखकर रिपोर्टर काफी डर जाती है। अब जैसे ही रात होती है ब्लैकआउट एरिया की सभी पपेट्स जो आईडी के भाई के निर्देशों का पालन कर रही थी वो सैनिकों की सभी टीमों पर हमला करते हैं। सैनिक भी अपने बचाव में उन पर गोली चलाते हैं। पपेट्स की ओर से लगातार अटैक हो रहा था, दोनों तरफ युद्ध छिड़ जाता है। ओलेग के कई दोस्त मारे जाते हैं। वो मदद के लिए आर्मी कैंप की ओर अपनी फ्लेयर गन चलाता है। इसके अलावा जवानों के 2 और ग्रुपों ने फ्लेयर गन से फायरिंग की थी, जिससे बेचारे आर्मी कैंप के लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हम किसकी मदद के लिए जाएं। जैसे ही कैप्टन को इन सभी स्थितियों के बारे में बताया जाता है उसे यकीन हो जाता है कि आईडी सच कह रहा है, क्योंकि उसकी बात सच साबित हो रही थी। कैप्टन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो आईडी की हेल्प लेने के लिए एग्री हो जाती है। आईडी कैप्टन से कहता है कि मेरे भाई को ढूंढने के लिए हमें पावर्स वाले लड़के की जरूरत होगी। जैसे ही मैं अपने भाई को मारूंगा मैं सभी लोगों की पपेट्स को कंट्रोल कर लूंगा और उन्हें रोकूंगा। फिर कैप्टन आईडी को लेकर सेना के बेस पर पहुंचती है। ओलेग के दोस्त की टीम पर एक बड़ा हमला होता है जिसमें एक एक करके सभी सैनिक मारे जाते हैं। अब केवल 2 ही लोग बचे हैं, ओलेग का दोस्त और रिपोर्टर। पपेट्स की संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए वो उनके बेस से बाकी लोगों के पास जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो मिलकर उनका सामना कर सके। आईडी पावर्स वाले लड़के को ध्यान लगाने के लिए कहता है। वो उसकी मदद कर रहा था ताकि वो लड़का देख सके कि आईडी का भाई कहाँ है। कुछ देर बाद उसकी लोकेशन मिल जाती है जो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की छत थी और वहाँ से वो सभी पपेट्स को कंट्रोल कर रहा था। वो उसके पास जा रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि पपेट्स ने लाइट एरिया पर भी अटैक कर दिया है, यानी कि तीसरी वेव का असर शुरू हो गया है। तो कैप्टन बिना समय बर्बाद किए आईडी को लेकर निकलने लगती है। पावर्स वाला लड़का आईडी से कहता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे देख लिया है, वो मुझे मार डालेगा, इसलिए प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। आईडी जवाब देता है कि नहीं, आप यहाँ बेस में सुरक्षित हैं, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। इतना कहकर वो कैप्टन के साथ निकल जाता है। वो लोग एयरपोर्ट से थोड़ी ही दूर आते हैं, तभी आईडी के भाई को पावर्स वाले लड़के की लोकेशन पता चल जाती है। उसे मारने के लिए वो ढेर सारी मिसाइलें भेजता है। बेस के जवान मिसाइल को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थी और कैप्टन की आंखों के सामने उसका पूरा आर्मी कैंप नष्ट हो जाता है और सभी सैनिक और वो लड़का सभी मर जाते हैं। ये देखकर कैप्टन काफी गुस्सा हो जाती है और वो दुखी भी होती है। वो आईडी पर बंदूक तान देती है और कहती है कि क्या तुम्हें ये सब नहीं पता था? फिर तुमने लड़की को वहाँ छोड़कर ये घटिया हरकत क्यों की? आईडी कहता है कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मानवता को बचा सकते हैं और मेरा भाई पहले से ही उस पावर्स वाले लड़के की लोकेशन जानता था। अगर हम उसे अपने पास रखते तो हम भी मर जाते, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अगले दिन ओलेग को उसका दोस्त और रिपोर्टर मिल जाता है। वो एक दूसरे को जीवित देखकर काफी खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। बाद में कैप्टन भी अपने सैनिकों के साथ उनमें शामिल हो जाती है। अब बिना समय बर्बाद किए वो सभी उस बिल्डिंग की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ पर आईडी का भाई सभी पपेट्स को कंट्रोल कर रहा था। रास्ते में ये पपेट्स उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना सिपाही उन्हें टैंकों से कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो भी उन पर हमला करते हैं और उनके बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। कुछ पपेट्स खुद पर बम बांधकर उनके ऊपर गिर रहे थे। बड़ी कठिनाई से उनसे बचकर सैनिक बिल्डिंग तक पहुंचते हैं। आईडी कुछ सैनिकों के साथ बिल्डिंग के ऊपर जाना शुरू करता है जबकि कई सैनिक पपेट्स से लड़ने के लिए नीचे रुकते हैं। फिर ओलेग का दोस्त और आईडी आखिरकार आईडी के भाई के सामने आ जाते हैं। ओलेग का दोस्त आईडी के भाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे एक ही हमले में दूर फेंक देता है। बाद में आईडी अपने भाई का इनकाउंटर करने जाता है। दोनों भाइयों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों कम नहीं थे, वो एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। उनके हाथों से चिंगारियां निकल रही थी। दोनों बहुत ही पावरफुल थे। नीचे ओलेग और अन्य सैनिकों को पपेट्स को रोकने में बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी। वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। वो पपेट्स बहुत ही चालाक थी। उन्होंने तेल से भरे ट्रक से उन पर हमला कर दिया था जिससे बड़ा धमाका होता है। कुछ को छोड़कर अब सभी सैनिक मारे जा चुके थे। बड़ी मुश्किल से 5 ही बचते हैं और अब उन्हें अकेले पपेट्स का सामना करना पड़ रहा था। ओलेग और बाकी सैनिक अब ऊपर जाने लगते हैं। पपेट्स अपने लीडर यानी कि आईडी के भाई से जुड़ने के लिए बिल्डिंग की ओर आ रही थी। पपेट्स के आने से पहले आईडी उसके भाई को जोरदार मुक्का मारता है। वो अपने भाई का दिल निकाल लेता है जो एलियन होने के कारण जाहिर तौर पर एक डिवाइस की तरह था। वो उसके हार्ट में एक बॉम्ब फिट कर देता है। जैसे उसका हार्ट फटता
है उसके भाई की डेथ हो जाती है। अपने भाई को मारने के बाद आईडी सभी पपेट्स का कंट्रोल हासिल कर लेता है। एक ही हमले में वो उन सभी को मार डालता है। सभी जीवित बचे लोगों ने अब युद्ध जीत लिया था, लेकिन वो खुश नहीं थे क्योंकि उनमें से कुछ ही ऐसे थे जो जीवित बचे थे, जबकि करोड़ों बेकसूर लोग सड़कों पर मारे गए थे। ये दुनिया का भयानक मंजर था। आईडी सबको बताता है कि इंसानों में प्यार और दया नहीं है। तुम सब इतने स्वार्थी हो कि केवल अपने बारे में सोचते हो। यही कारण था कि मेरा भाई तुम्हें जान से मारना चाहता था ताकि एलियन यहाँ पर शांति से रह सके, लेकिन मेरा उद्देश्य अलग है। अब वो यहाँ पर सबसे बड़ा रहस्य उजागर करता है कि मैं इंसानों की मदद करना चाहता था ताकि इंसान मुझे अपना भगवान माने। तभी लड़का गुस्से में आईडी से कहता है कि तुम्हें तो पहले से ही सब पता था, तो फिर तुमने ब्लैकआउट को क्यों नहीं रोका। आईडी जवाब देता है कि अगर मैंने इसे रोक दिया होता तब किसी के मन में मरने का डर नहीं होता, कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता, और वैसे भी तुम सब जनसंख्या बढ़ाने के लिए काफी हो। मैं तुम सबका भगवान हूँ, भले ही बाकी लोग मर जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका मतलब ये था कि वो भी अच्छा नहीं है। शुरू से ही अब तक ये बस अपना ही फायदा देख रहा था। ये सुनकर सभी को बहुत गुस्सा आने लगा था। ओलेग के दोस्तों ने उस पर बंदूक तान दी थी। तभी ओलेग का दूसरा दोस्त उसे बंदूक नीचे रखने के लिए कहता है। वो कहता है इसके जैसे लाखों आ रहे हैं, अगर हम इसे मार डालेंगे तो बाकियों को कैसे रोकेंगे। उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। वो बातें कर ही रहे थे कि एक लड़के ने आईडी पर चाकू से हमला कर दिया था, लेकिन आईडी को ये बात पता थी। उसने लड़के के दिमाग को कंट्रोल कर लिया था, जिससे उसने आईडी की जगह कैप्टन पर चाकू से वार कर दिया था, और इस तरह उसकी भी डेथ हो जाती है क्योंकि यहाँ भी उसने अपना रूप बदलने वाला जादू चलाया था। ओलेग को बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही वो आईडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसका दोस्त उसे ऐसा करने से रोकता है। दोनों में बहस हो जाती है जो लड़ाई तक बढ़ जाती है, और ओलेग का दोस्त उसे मार ही देता। तभी रिपोर्टर बंदूक उठा लेती है और ओलेग के दोस्त पर चलाकर उसे घायल कर देती है। अब ओलेग का दिमाग खराब करने के लिए आईडी खुद को उसके डैड के कई रूपों में बदल जाता है, लेकिन एक लड़के को पता था कि आईडी का असली रूप कौन सा है। वो उसके असली रूप के साथ बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, और इस तरह उसके साथ साथ आईडी भी मर जाता है। और अब ये 4 लोग जीवित बचे थे जो आने वाले एलियन से मुकाबला करेंगे। कुछ ही देर में एलियंस का स्पेसशिप यहाँ आता है जो कि बहुत ही बड़ा था, और जहाज का दरवाजा खुलता है, लेकिन अंदर से कोई नहीं निकलता। तो अब ये लोग अंदर जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें एलियंस के लाखों चैम्बर्स दिखाई देते हैं जिसमें सभी एलियंस सो रहे थे। तभी अचानक सभी चैम्बरों में लाइट जलने लगती है और एक अजीब तरह का लिक्विड हिलने लगता है, जिससे एलियंस को होश आने लगता है। डॉक्टर का कहना था कि ये लिक्विड मटेरियल निश्चित रूप से उनका ऑक्सीजन है, इसीलिए उनके जगने से पहले ओलेग सभी को गोली मारना शुरू कर देता है। लेकिन उनके पास समय बहुत कम था और न ही उनके पास गोलियां थी, तो दिमाग का इस्तेमाल करके वो ऑक्सीजन के मेन पाइप को हथौड़े से तोड़ देते हैं। और होता ये है कि सभी एलियंस जागने से पहले ही मर जाते हैं। अब कुछ ही चैम्बर्स बचे थे जिसमें उन्हें एलियंस के मासूम बच्चे नजर आते हैं। उन्हें आईडी की बात याद आती है कि इंसानों में प्यार और दया नहीं है, क्योंकि वो इस तरह के इंसान नहीं बनना चाहते थे। इसीलिए वो एलियंस बच्चों के साथ कुछ नहीं करते, वो उन्हें छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में सभी एलियंस के बच्चे अपने अपने चैम्बर से बाहर आ जाते हैं, जो सभी आईडी की तरह दिखते थे। वो बच्चे थे, इसीलिए अब कोई खतरा नहीं था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।